हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। तुम्हारे डॉक्टर बनने के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का जो वादा हमने किया था, उसे एक नई उड़ान हम दे रहे हैं। और इस उड़ान में आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड लेक्चर है, लोगों की डिमांड रही थी कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हें पढ़ाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी कंडीशन। मतलब स्टेशनरी कंडीशन में चार्ज की स्टडी करने के कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात की थी और आज बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कुछ एक मेथड्स हैं कि किस किस तरीके से तुम किसी चीज को चार्ज कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे तमाम मेथड हैं कि तुम किसी चीज को चार्ज कर सकते हो। एक बहुत प्यारी चीज है जो तुमने अपने बचपन में सीखी होगी और की होगी। वो सबसे प्यारी चीज क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए चालू करते हैं आज के इस लेक्चर में फ्रिक्शन के इस कॉन्सेप्ट को, कंडक्शन के कॉन्सेप्ट को और इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को। तीन चीजें हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, जो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग करने के मेथड्स तीन ही मेथड हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। आज तीनों से मुखातिब कर दूंगा। बैठे रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चीज से हम तुम्हें बहुत अच्छे से रूबरू कर देंगे। चलिए करते हैं। ओके। एक चीज तुमने अपने बचपन में देखी होगी कि तुम किसी कंघे से किसी चीज को रब करते हो अपने सर में, और फिर तुम जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे उनसे उन्हें चिपकाते हो। तो वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की देन है, और जब वो चिपकते हैं तो कहीं ना कहीं इंडक्शन की देन है। तो ये कहीं ना कहीं चार्जिंग की ही देन है। तो ये तुम करते हो और ये प्रैक्टिकल तुम कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं। और आज इस कॉन्सेप्ट की इस मुहिम में मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तीन मेथड्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन, क्या होता है कंडक्शन और क्या होता है इंडक्शन, इन तीनों से तो मुखातिब करूंगा ही करूंगा। लेकिन सबसे पहले चालू करते हैं इस दरमियान फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं फ्रिक्शन। देखिए एक बहुत प्यारी चीज है फ्रिक्शन के बारे में जो तुम्हें सीखनी है, कि जब दो चीजों को रब करता हूं ना, इसे कहते हैं फ्रिक्शन। एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है कि जब दो चीजों को रब करते हैं तो इसे कहते हैं फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, और ये एक और बॉडी है। इन दो बॉडीज में उसने मेरे नैन से नैन मिलाए, मतलब बॉडी से बॉडी मिलाई, और जब दो बॉडी आपस में मिलती है ना, तो वहां पे फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने से एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तुमने सुनी होगी कि एक हीट प्रोड्यूस होती है, जब भी दो चीजें रगड़ी जाती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी क्या करती है, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करती है, और इस तरीके से फ्रिक्शन चार्जिंग में रोल प्ले करता है। अब किस कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी और कौन सी नहीं देगी, इसका तो अभी डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने दो बॉडीज को रब किया, तो यहाँ पे हीट या फिर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और इस थर्मल एनर्जी की बदौलत इन दोनों बॉडीज में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में एक्सचेंज हुए। तो जब दोनों बॉडीज को रब किया गया तो किसी एक बॉडी से दूसरे में इलेक्ट्रॉन गए होंगे। अब कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी, इसका कैसे पता लगेगा कि भाई इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया है और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया है। चलिए किस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया है और किसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम कहेंगे, ये डेफिनेशन है, सीबीएसई के जो लोग हैं वो देख सकते हैं इस प्यारी डेफिनेशन को। when two objects are rubbed over each other, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है तो फ्रिक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस एनर्जी इज सफिशिएंट। कि एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे में चले जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं इस कॉन्सेप्ट को, एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। ओके, मुझे नहीं लगता इस एग्जांपल्स के बाद में इस कॉन्सेप्ट में कोई जान बचेगी। जैसे मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ए ऑब्जेक्ट है और एक बी ऑब्जेक्ट है। इसका ए ऑब्जेक्ट का और बी ऑब्जेक्ट का जो वर्क फंक्शन है उनके बीच में मैं बता देता हूं कि ए का वर्क फंक्शन कहीं ना कहीं बी से ज्यादा है। इस चीज को समझिएगा
कि ए का वर्क फंक्शन कहीं ना कहीं बी से ज्यादा है, ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जिसका वर्क फंक्शन कम है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वर्क फंक्शन होता क्या है, किस बीमारी को कहते हैं वर्क फंक्शन, ये तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ोगे। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी जिसको हम दे ना तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसे याद रखो कि वो मिनिमम एनर्जी जो हम दें जिससे इलेक्ट्रॉन निकल आए उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। अब दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, जिसका वर्क फंक्शन कम है उसको थोड़ी सी एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है ना, वो धीरे धीरे एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन हमें देगा। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि नया सुन रहे हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, लोग इसे पढ़ाते नहीं है। अभी के लिए इतना ही याद रख लो। देखिए वर्क फंक्शन बी का कम है तो बी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ए इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यदि ए इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, और बी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। बी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों होगा पॉजिटिवली चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और यदि मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं तो वो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और यदि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो ए इसने इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और बी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इस चीज से पता लग गया होगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहां पे लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ लेस वर्क फंक्शन and transfer to the object of greater work function and hence both charges are charged with opposite nature, कि दोनों जो बॉडी है वो अपोजिट नेचर से चार्ज्ड होती हैं। both charges, both objects are charged with the opposite nature, कि जो लेस वर्क फंक्शन की बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ज्यादा वाली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अंदर तक बिठाता हूं, एक सवाल के जरिए लिखे इस कॉन्सेप्ट को। इस सवाल ने क्या कहा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसने कहा है एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को मैं फ्रिक्शन की अहमियत लगा के चार्ज करता हूं। मतलब रगड़ के किसी इंसान को चार्ज दे रहे हो तुम, रगड़ के चार्ज देने के ही कॉन्सेप्ट को फ्रिक्शन कहते हैं। हाँ, तो यदि मैं रगड़ के चार्ज दे रहा हूं तो इन दोनों में मास क्या रहेगा, मास किस बॉडी का अनचेंज रहेगा, स्लाइटली बढ़ेगा, घटेगा, या फिर, तो ये बोल रहा है कि इसके मास में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कि इसके मास में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके यार, ये क्या बदतमीजी हो जाती है इसमें। ओके। तो इसने क्या कहा है कि रिमेन अनचेंज्ड, स्लाइटली इंक्रीज, डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज, कि क्या हो सकता है, स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या फिर थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा डिक्रीज हो सकता है। तो हमें मास का पता कैसे लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन तुम डिटेक्ट करोगे, तुम सोचोगे और सोच के बताइए। हाँ, तुमने सोच लिया होगा और तुमने सही सोचा है। ऑप्शन नंबर 4। क्यों सोचा है कि बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। देखिए एक बहुत प्यारी चीज है, एक प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। एक बहुत प्यारी चीज है और उस प्यारी चीज के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, तो वो मैं एक ही चीज कहूंगा। ओके, कि स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ समझा ले जाता हूँ। यार ये वक्त भी साथ नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, वो किस तरीके से चार्ज करोगे, जैसे मान लीजिए कि दो बॉडी हैं। मैंने अभी जो पीछे इस कॉन्सेप्ट को ए और बी के बीच में कॉन्सेप्ट सीखा था, इसका वर्क डन ए है और इसका वर्क डन बी है। मैंने कहा था ए का वर्क डन ज्यादा होता है, बी का वर्क डन कम है। तो क्या होगा, यदि ए का वर्क डन ज्यादा है, बी का वर्क डन कम है, तो जो बी होता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और ए इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ, तो मैंने पहले लेक्चर में एक चीज डिस्कस की थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो मास भी कहीं ना कहीं चलता है, और यदि इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, मास भी चलता है, तो कहीं ना कहीं जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे तो मास
ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मास इसने थोड़ा गेन किया होगा और बी ने मास थोड़ा लूज किया होगा। एक बहुत प्यारी सी चीज है कि यदि इलेक्ट्रॉन्स का भले ही नेग्लिजिबल मास हो 10⁻³ केजी, लेकिन थोड़ा बहुत तो लूज और गेन किया ही किया है। मतलब चाहे भले ही वो नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा मास तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है। लेकिन इसने यहाँ पे इस सवाल में वर्क फंक्शन का कहीं भी डिस्कशन नहीं किया। यदि वर्क फंक्शन का डिस्कशन करते तो हम सटीक बता सकते थे कि किसने तो लूज किया है और किसने गेन किया है। लेकिन इसने इतना कहा है कि फ्रिक्शन हो रहा है, तो इतना तो समझा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट से कि यदि फ्रिक्शन हो रहा है तो किसी एक ने मास को गेन किया होगा और किसी एक ने मास को लूज किया होगा। मतलब उसका मास बढ़ भी सकता है उस न्यूट्रल बॉडी का और घट भी सकता है। वो डिपेंड करेगा उसके वर्क फंक्शन पे, वो डिपेंड करेगा उसकी चीजों पे। तो चलिए अपन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली सीखते हैं। चलिए, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कंडक्शन का। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक बहुत प्यारी सी चीज है। फ्रिक्शन तुम्हें समझ में आ गया होगा, दो चीजों को रगड़ने के कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं फ्रिक्शन। थोड़ी सी दिक्कत आई उसके लिए माफी चाहूंगा, बोर्ड थोड़ा अटका है। फ्रिक्शन क्या होता है वो समझा दिया है। दो चीजें जब रगड़ी जाती हैं तो उसे अपन फ्रिक्शन कहते हैं। अब एक होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन? आप कंडक्शन से क्या समझते हैं? ये एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है। इसके पास पॉजिटिवली चार्ज है और इसके पास न्यूट्रल है। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी न्यूट्रल है, और इन दोनों बॉडीज को मैं करता हूं फिजिकल कांटेक्ट। इसे जोड़ देता हूं, इन्हें अटैच कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो इसका जो चार्ज होगा ना वो इसमें ट्रांसफर होगा। और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। तो कंडक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी छुक 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 अपना चार्ज दूसरी बॉडीज में ट्रांसफर करती है, और तब तक करती है जब तक इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया ना, उस समय ये चार्जेस का ट्रांसफर बंद कर देती है। लोग एक चीज सोचते हैं, एक बहुत प्यारी चीज सोचते हैं कि इसका जो चार्ज और इसका चार्ज बराबर हो जाए तब चार्ज ट्रांसफर बंद हो जाएगा। गलत सोच रहे हो तुम। मैं सवाल कराऊंगा कंडक्शन के, लोग नहीं कराते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। आगे जो सवाल हम सीखेंगे वो भी नहीं सिखाते हैं लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक अच्छी लाइन है कि तुम्हें ये कहना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जहां सेम हो गया ना, वहां चार्जेस का ट्रांसफर रुक जाता है। इस चीज को थोड़ा और अंदर तक डालता हूं मैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अंदर तक समझाता हूं। चलिए सुनिए एक एग्जांपल के तहत। जैसे मान लीजिए इस बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इस बॉडी के पास जो चार्ज था वो 10 ही था, और इसके पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। न्यूट्रल बॉडी कब कहते हैं किसी चीज को? जब उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होते हैं, तब अपन कहते हैं उसे न्यूट्रल बॉडी। कभी ऐसा मत कह दीजिएगा कि न्यूट्रल बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम रेशियो में होते हैं, इसलिए वो एक न्यूट्रल बॉडी कहलाती है। ओके। तो अपन कहेंगे जब 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात कहूं या न्यूट्रल बात कहूं, इन दोनों को मैंने ज्वाइन अप किया, इन दोनों को कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? किसी चीज से मिला दिया जाता है और फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज का फ्लो होगा, और मान लीजिए कि ये चार्ज का फ्लो, इसमें चार्ज बचा 6e और इसमें 4e लास्ट में। तो जरूरी नहीं है कि चार्ज दोनों में समान ही हो, चार्ज कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये तब तक चार्ज का ट्रांसफर करेंगे तब तक उनका पोटेंशियल डिफरेंस समान ना हो जाए। क्योंकि ये जो कंडक्शन की जो बीमारी है ना, वो चार्जेस की वजह से नहीं हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रही है। जो कॉन्सेप्ट मैं अंदर तक डालना चाह रहा हूं ना, वो डलवाते रहिए कि ये जो चीज मैं डालना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्शन हुआ है, ना कि चार्जेस की वजह से। इस कॉन्सेप्ट को अंदर तक मैं समझा ले गया हूं। एक बार इस डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। चलिए करते हैं। वही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट is brought in contact with a charged object, then due to potential difference flow of charge take place and hence neutral object get charged with like nature। देखिए इसने प्लस और प्लस, तो इसमें भी चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि कंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर होता है अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस।
क्या तुम्हें ये याद रखना है ना? ये चीज समझाने के लिए, इतना सा एक लाइन समझाने के लिए इतनी जद्दोजहद की गई है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्शन होता है, चार्जेस के डिफरेंस की वजह से नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हैं और इन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से यहां पे कंडक्शन हो रहा है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अंदर तक डालता हूं और चार्जेस निकालना सिखाता हूं। अब सवालों की वो गणित सिखाता हूं कि कैसे तुम्हें सवाल सोल्व आउट करने हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं, ये मान लीजिए कोई बॉडी है और ये मान लीजिए कोई बॉडी है। इस बॉडी का चार्ज Q1 है और इस बॉडी का चार्ज Q2 है। इन दोनों बॉडीज को मैंने जोड़ के करवाया है कंडक्शन। मान लीजिए इन बॉडीज को मैंने करवाया है कंडक्शन, तो कंडक्शन के बाद इन बॉडीज का चार्ज हो गया है Q1 डैश और Q2 डैश। चार्ज बदल जाएगा जब दो बॉडीज आपस में जुड़ेंगी, तो चार्ज बदल जाएगा, चार्ज का फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब वो चार्ज कितना होगा वो तो मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कितना होगा। इस लाइन को पढ़ लेते हैं बड़े प्यार से। व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल, मैंने कहा अलग अलग पोटेंशियल के होने चाहिए, आर ब्रोट इन कांटेक्ट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बड़ी लाइन है, मैं सिखा ले गया हूं इस कॉन्सेप्ट को, इस लाइन को बता ले गया हूं कि चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। इस कॉन्सेप्ट को सिखा ही ले गया हूं। टेक प्लेस दिस कंडक्शन कंटिन्यूस टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। ये तब तक चलता रहेगा, ये तांडव तब तक होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का समान ना हो जाए। जिस दिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस समान हो गया ना, ये तांडव बंद हो जाएगा बस। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो। जिस दिन जीरो हो गया ना, उस दिन चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। अब उस वक्त कितना चार्ज बचा है, कितना चार्ज उस पे है, उसको मैं सिखाता हूं। तो इसने क्या कहा है कि दो बॉडी है, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। देयर आर टू बॉडीज, कि दो बॉडी हैं। इन दो बॉडीज को मैंने करवाया है कंडक्शन। कंडक्शन करवाने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इनके चार्ज अलग अलग हो जाएंगे। बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो इनके चार्जेस कितने रहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझाइए ना, इस कॉन्सेप्ट को बताइए ना। तो Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा? ये होगा R1 अपॉन R2। जो चार्जेस होंगे ना, फाइनल चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। कि उनकी जो रेडियस है, इन रेडियस के रेशियो के बराबर होंगे इनके फाइनल चार्जेस। ओके, तो अपन Q1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? Q1 डैश निकालेंगे तो वो है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। बहुत प्यारी चीज है ये फॉर्मूला। जिन लोगों को नहीं लिखना आता है उनकी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में दिक्कत है। मैं फिर से सिखा देता हूँ। जब भी ऐसा फॉर्मूला तुम्हें बनाना होता है, डायरेक्टली टोटल कितना है और टोटल चार्ज कितना है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं सिखा दूंगा कभी ना कभी। अभी इस फॉर्मूले को होल्ड ऑन कीजिए, याद कर लीजिए। बहुत प्यारा फॉर्मूला है कि तुम फाइनल चार्ज इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। Q2 डैश कैसे निकालोगे? Q2 डैश निकालोगे R2 जो होता है अपॉन टोटल। देखो जिसके प्रोपोर्शनल होता है अपॉन टोटल इनटू टोटल चार्ज। तो ये अपन ने शायद चार्ज निकाल लिया है, फाइनल चार्जेस। तो फाइनल चार्जेस के फॉर्मूले हैं दोनों ही, और ये फॉर्मूले तुम्हें दोनों ही फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को इतना ही याद रख लीजिए कि ये जो फाइनल चार्जेस होते हैं ना, वो रेडियई के प्रोपोर्शनल के रेशियो में होते हैं। फिर तुम लिख ले जाओगे, ये लिखना मुश्किल नहीं है। R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये लिखना मुश्किल नहीं है। देखो कैसे लिखोगे, जो प्रोपोर्शनल होता है अपॉन टोटल इनटू टोटल चार्ज। इसको कैसे समझाऊं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को तुम्हारे अंदर डाला जाए। लेकिन इतनी सी चीज है, ये नहीं है कि मुझे लिखना नहीं आता, ये बहुत आसान है लिखना, लेकिन कैसे समझाया जाए, यार समझ गए होंगे तुम इस कॉन्सेप्ट को। हम्म हर चीज का कॉन्सेप्ट थोड़ी होगा। चलिए चलते हैं, हो जाएगा, याद कर लोगे तुम। नहीं याद होता तो सवालों के जरिए याद करवाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए चलते हैं इस कॉन्सेप्ट में। दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं। ये है एक कंडक्टिंग स्फीयर और ये है एक कंडक्टिंग स्फीयर 10 सेंटीमीटर और एक कंडक्टिंग स्फीयर है 30 सेंटीमीटर। एक पे चार्ज है 20
माइक्रो कुलाम और दूसरे पे चार्ज है 80 माइक्रो कुलाम। जो सवाल में दे रखा है ना उसको शिद्दत से लिख लीजिए, उसको बड़े प्यार से लिख लीजिए। These sphere are brought in contact, कि ये दो स्फीयर हैं, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए गए विथ ईच अदर, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच। इन दोनों को आपस में लाया गया तो इन पे फाइनल चार्ज निकालिए। हुआ क्या कि जैसे ही कांटेक्ट में आए तो किसी एक पे चार्ज होगा Q1 डेज और इस पे चार्ज होगा Q2 डेज। मैंने कहा था Q1 डेज को कैसे लिखते हैं? Q1 days is directly proportional to the sum of the radii अपॉन, ये उनके रेडियाई की रेशियो में होता है। रेडियाई के रेशियो में लिखना तुम्हें आना ही चाहिए, R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, ये होता है नेट चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन रेडियाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। पहले की रेडियाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और नेट रेडियस कितना हो गया है? 40 सेंटीमीटर। नेट चार्ज कितना हो गया है? 100 माइक्रो कुलाम। ओके, शायद मुझे लगता है Q1 डेज की वैल्यू आ जाएगी 25 माइक्रो कुलाम। ये बहुत प्यारी चीज है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट में तुम्हें कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही होगी, बहुत आसानी से इस चीज को मैं समझा ले गया हूँ। चलिए Q2 डेज की वैल्यू निकालते हैं। यार ये फॉर्मूला रटना मत, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं शायद समझा पा गया हूँ इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से। ये आ जाएगा यहाँ पे, Q2 डेज की वैल्यू लिखोगे तो कितनी आ जाएगी? R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। रेडियाई के रेशियो में होता है, रेशियो निकालना तुम्हें आना ही चाहिए, ये रेशियो का फॉर्मूला है, ऐसे लिखा जाता है। ओके, Q2 डेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R2 की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। नेट रेडियस कितनी है? 40। ओके, R1 प्लस R2 40 हो गया, और नेट चार्ज होता है 100 माइक्रो कुलाम। ओके, ये साइड 25 से कैंसिल होगा, ये 75 माइक्रो कुलाम। मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा जान देने की जरूरत थी, इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत प्यार से सिखा ले गया हूँ कि कैसे तुम्हें ये चीज लिखनी है। फिर से नहीं समझ में आ रहा है इस फॉर्मूले को लिखना, तो चलिए एक और सवाल से तुम्हें मुखातिब करवाते हैं, और वो सवाल तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। चलिए सिखाएगा। दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, इस और सवाल को मैं आगे सोल्व कर देता हूं कि दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, एक ये है और एक ये है। एक का चार्ज कितना है? -20 माइक्रो कुलाम, और दूसरे का चार्ज कितना है? 80 माइक्रो कुलाम। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिप अप कर देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और सिखा देता हूं। द स्फीयर आर ब्रोट इन कॉन्टेक्ट, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस 15 सेंटीमीटर है। मुझे नहीं लगता इसमें फॉर्मूला लिखने में लोगों को दिक्कत आएगी यार, फॉर्मूला तुम लिख ही ले जाओगे, बहुत आसानी से सिखाया गया है इस फॉर्मूले को। और अब तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। फॉर्मूला लिखोगे तुम कि जब इन दोनों का कंडक्शन करवाया जाएगा तो किसी एक पे चार्ज होगा Q1 डेज और किसी दूसरे पे चार्ज होगा Q2 डेज। चलिए लिखिए इसका फॉर्मूला Q1 डेज निकालने के लिए, R1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ओके, R1 की वैल्यू कितनी है? 5। R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 15 और 5 20, ये रेडियस है भाई। और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? इसी चीज को सिखाने के लिए ये मैंने लिखा था। Q2 तो तुम खुद ब खुद ही निकाल लोगे कि Q1 प्लस Q2 कितना लिखें। यही चीज सिखाने के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर तक जा रहा था। मैंने कहा था पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी चार्जेस की, कि चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी एंड दे फॉलोज अलजेब्रिक ऑर्डिनरी अलजेब्रिक एडिशन। जैसा है वैसा एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा? शायद 60, क्योंकि 80 में से 20 माइनस होंगे तो 60 बचेगा। एक बिंदी से एक बिंदी शायद कैंसिल हो जाएगा, बिंदी से बिंदी गई, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे आएगा 15 माइक्रो कुलाम। ओके, Q2 तुम निकालोगे यार, Q2 में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रेडियस लिखोगे और रेडियस लिखने के बाद में शायद मुझे लगता है कितना आएगा, ये निकाल लोगे ना तुम, बहुत आसान है। ओके, निकालोगे इस कॉन्सेप्ट को तो R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, करवाना तो नहीं चाहिए, कर लेते तुम।
फिर भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसकी रेडियस कितनी है? 15 है, नेट रेडियस 20 है, और यहाँ पे फॉर्मूला 60 आ जाएगा, क्योंकि Q1 प्लस Q2 60 होगा। ये Q1 प्लस Q2 लिखना सिखा रहा था मैं, कि ये तुम्हें अलजेब्रिक एडिशन करना है, ऑर्डिनरी अलजेब्रिक एडिशन करना है, विद साइन एडिशन करना है। ओके, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो शायद कटेगा, और 15 में से 3 करोगे तो 45, और शायद माइक्रो कुलाम। मुझे नहीं लगता इंडक्शन में कोई चीज बची होगी। इंडक्शन में दो ही कॉन्सेप्ट पे जोर डाला गया है कि दे आर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस के अलग अलग होने की वजह से होता है क्या? कंडक्शन। कंडक्शन में अब कुछ बचा नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस के अलग अलग होने की वजह से होता है कंडक्शन। और उस कंडक्शन के फाइनल चार्जेस कैसे निकालते हैं, वो मैंने ये फॉर्मूला लिखा दिया है, इसको तुम याद मत करिएगा, बहुत आसान फॉर्मूला है, इसको मैं सिखा ले गया हूं। और इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, मैंने 2 सवाल करवा दिए इस फॉर्मूले पे, और भी तुम बहुत सारे सवाल धो सकते हो, ऐसा नहीं है। चलिए इंडक्शन की कहानी गुनगुनाते हैं कि तुम्हें इंडक्शन क्या पढ़ना है। अमूमन ये लोग इंडक्शन में जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं वो उतना अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं। ये जो चीज है वो मैं सिखाता हूं तुम्हें, सुनना। जैसे मान लीजिए कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, और इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास मैं कोई इंड्यूसर लाता हूं। देखिए, कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और मैं कोई चीज ले गया उसे इंड्यूस करने के लिए, उसी प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। और इसका चार्ज मैंने पहले से पॉजिटिव रखा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल का मतलब होता है जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का समेशन बराबर है। तो मैं चीज कहूंगा कि पॉजिटिव को देखकर वो कौन सी आ जाएगी रे, नेगेटिव वाली इधर आ जाएगी रे, और पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे रिपेल तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ये एक देखने में बहुत अजीब लगता है कि यार ये पॉजिटिव थोड़ा इधर कैसे चला गया और नेगेटिव उधर कैसे चला गया। भाई ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा हो गए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन्स खिसक के यहाँ आ गए ना, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, तो इसके कंपैरेटिवली यहाँ पॉजिटिव मैंने लिख दिया है। ऐसा होता नहीं है, लोग इस चीज को दिल पे ले बैठते हैं, और ये दिल बड़ा बदतमीज है, पता नहीं क्यों मान बैठता है। तो इस चीज को मैं सिखा ले गया हूं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ है, और उस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और ये पॉजिटिव चार्ज इधर बन गया है। ये मैं स्टेप नंबर 1 लिखूं इसे। अब स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम करते हैं अर्थिंग। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है और इस कॉन्सेप्ट को कैसे करना है तुम्हें। स्टेप नंबर 2, ओके। अब है ये बॉडी, और इसको मैंने कर दिया अर्थ इस साइड से। अर्थिंग का क्या मतलब होता है? जमीन से जोड़ दिया। जो इंसान जमीन से जुड़े होते हैं ना, उनमें क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज होते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज होते हैं? यहाँ पे ओशियन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये इलेक्ट्रॉन्स टैग करके तेरी टैग कर देंगे, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यदि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इस बॉडी में क्या बचेगा? केवल व केवल नेगेटिव चार्ज। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सीबीएसई लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। यदि तुम बोर्ड्स की तैयारी साथ साथ कर रहे हो तो ये चीज सीख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज सीखना मोहब्बत में डालना बनता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो चले गए, केवल नेगेटिव नेगेटिव बचा, और इस नेगेटिव नेगेटिव में हुआ रिपल्सन। तो रिपल्सन होने की वजह से ये टे 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 तेरी तो ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा यदि ये कंडक्टर है। तो व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इंड्यूसर इज ब्रोट नियर ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास यदि इसे लाया जाए, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, और इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास यदि किसी एक इंड्यूसर को लाया जाए, ये इंड्यूसर है जो इंडक्शन करवाता है, द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट गेट चार्ज। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर। अब देखिए एक चीज, देखिए तुम कि इंड्यूसर का चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हुआ? नेगेटिव।
इंड्यूसर का चार्ज पॉजिटिव था, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ नेगेटिव, मतलब वो अपोजिट चार्ज से चार्ज हो रहा है, इट इज चार्ज फ्रॉम द अपोजिट चार्ज से ये चार्ज हो रहा है। इसका बना लीजिए फोटो, तुम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, बना के देख लीजिएगा ऐसी चीजों को, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, मुझे नहीं लगता इस चीज को तुम्हें सिखाना इससे बेहतर हो सकता है। कर दिया है, अंदर तक बैठा दिया है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है कंडक्शन। इंडक्शन भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन में जितने सवाल बनेंगे हम करवा देंगे, कंडक्शन में भी बहुत से सवाल बनते हैं, लेकिन मोस्टली जो सवाल बनते हैं वो हमने करवा दिए हैं। In process of charging, charge of inducer does not change. Induced charge produced in the induction is of opposite nature. ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है ना वो इसमें अपोजिट नेचर का होता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे चार्ज कैसा डेवलप होगा, इसमें नेगेटिव, मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है। और इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला लोग किताबों में लिख के दे देते हैं कि जो नया चार्ज जो न्यूट्रल बॉडी में इंड्यूस्ड होता है ये होता है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब जिस चार्ज का इंडक्शन हुआ है माइनस, क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज और जो पहले का चार्ज था ये है चार्ज ऑफ इंड्यूसर। चलिए सिखा देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ मैं इस फॉर्मूले को, चार्ज ऑफ इंड्यूसर। देखिए कुछ एक ऐसे फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/ε r, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए तो ये तो क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। हमारी बॉडी में इंड्यूस्ड चार्ज कैसा हुआ था, पॉजिटिव, और जो चार्ज ऑफ इंड्यूसर था वो कैसा था, नेगेटिव। चार्ज ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूस्ड चार्ज सॉरी नेगेटिव हुआ था, ओके। इंड्यूस्ड चार्ज कैसा हुआ था, नेगेटिव। देख लीजिए, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, नेगेटिव हुआ था, और जो इंड्यूसर का चार्ज था वो कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। तो इसीलिए इस फॉर्मूले में पहले से ही मनगढ़ंत नेगेटिव लगा दिया गया है, इस लाइन को देखकर कि दोनों का चार्ज अपोजिट नेचर का होगा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है क्या ना, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा इस फॉर्मूले को तुम याद करोगे। हाँ तुम कर सकते हो यदि तुम चाहो तो, लेकिन इस फॉर्मूले को उतना रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस फॉर्मूले में उतने सवाल बनते भी नहीं है। हाँ कोई छोटा मोटा सवाल तुम्हें देखने को मिल जाएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू मेटल्स के लिए, वैक्यूम के लिए डाल के, लेकिन इतने ज्यादा सवाल इस फॉर्मूले पे नहीं बनते। एक प्यारा सा सवाल करवा देता हूँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग खत्म करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ। ये लास्ट सवाल रहेगा इस कॉन्सेप्ट का, बहुत आसानी से मैंने शायद इस कॉन्सेप्ट को सिखा दिया है। देयर आर अनचार्ज्ड होलो कंडक्टिंग स्फीयर, कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है। देखो ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने पीछे के लेक्चर में कुछ प्यारी चीजें समझाई हैं, इसलिए उन प्यारी मोहब्बत भरी चीजों को दिल से दौड़ने का वक्त आया है, तो उस वक्त का हम पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। ये चार्ज क्यों इज प्लेस्ड एट सेंटर, कि ये कंडक्टिंग है। देखो कंडक्टिंग में क्यों इतने मोहब्बत भरे अक्षरों में लिख रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा वजूद तुम्हें थोड़े वक्त में मिल ही जाएगा कि कैसे कंडक्टिंग स्फीयर लिखा गया है। A charge q is placed at the center of the hollow sphere, कि ये hollow sphere के सेंटर में एक प्लस q चार्ज रखा गया है। Then find out the charge on inner and outer surface of the sphere, कि अंदर की और बाहर की सरफेस पे चार्ज निकालिए। ये प्लस q है, ये प्लस q है। देखिए बहुत प्यारी चीजें हैं, इन्हें जितना मोहब्बत से सीखोगे ना, क्योंकि 12th बहुत आसान है और मैं बहुत आसान कर दूंगा, इस 12th की फिजिक्स को इतना प्यारा बना दूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगे, ये वादा है यार हमारा। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ कितना डेवलप होगा, माइनस क्यू, और बाहर कितना डेवलप होगा, प्लस क्यू। तो इनर सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इनर सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस क्यू। वो छोटा सा सवाल था, ये करवाने लायक नहीं था ये सवाल, क्योंकि फिर वो सवाल पैदा होता है कि यार हमें तुम क्या समझ रहे हो, ऐसे अच्छे अच्छे सवाल करवाओ ना थोड़े। कोई बात नहीं है, चलिए ऐसे ही सवाल बनते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। ये सारे सवालों से मुखातिब करवा दिया गया है कि कैसे कैसे चार्ज बनते हैं, और अब अगले लेक्चर से मचेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तांडव, और वो है कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट के साथ अपन पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है उसे अगली मुलाकात में डिस्कस करेंगे। आज केवल मेथड्स ऑफ चार्जिंग को लेकर मैंने एक लेक्चर डाल ही दिया है,
इसे ज्यादा बड़ा बनाया नहीं गया है, बहुत आसानी से 3 मेथड डाले गए हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन में 2 चीजों को रगड़ा जाता है, इंडक्शन में 2 चीजों के पोटेंशियल डिफरेंस को समान किया जाता है, और इंडक्शन में एक इंड्यूसर को पास लाया जाता है और उससे होता है इंडक्शन। आज की मुलाकात शायद मुझे लगता है यहाँ खत्म करते हैं। आगे का लेक्चर रहेगा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, और यहाँ से मेन फिजिक्स 12th की चालू होती है, जिसे हम बहुत प्यार से सिखाएंगे। आज तक की मुलाकात को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आगे आने वाली मुलाकातों में। आज तक के लिए काफी रहेगा। थैंक यू, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कम ऑन, आओ मिलके मेहनत करते हैं।